हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आप लोग का अभी शब्द रचना वर्ड फॉर्मेशन यही चैप्टर कल हम आपको स्टार्ट किए थे और यहाँ पे हम आपसे किस तरह से शब्दों की रचना होती है और शब्द किस तरह से बनते हैं उसके विषय में कुछ बातें आपसे की गई थी। और दूसरी बात बच्चों, आपसे यह बता दें कि जो आपका पेपर है हाफ ईयरली का वही आपका ऑफलाइन मोड में होगा। और ऑफलाइन मोड में कैसे होगा आपका पेपर? रिटन एग्ज़ाम होगा। मतलब आपको पेपर जो है दिया जाएगा, उस पेपर को आप सॉल्व करेंगे और फिर जो है उसका आंसर देंगे। तो पहले ऑनलाइन मोड में होना था, जिसको कैंसिल करके अब आपका ऑफलाइन मोड में पेपर जो है आपका जिस तरह से 80 नंबर का रिटन पेपर होता था उस तरह से आपका पेपर होगा। और उसके लिए आप घबराइए नहीं। सिलेबस जो आपको भेजा गया है, हम कोशिश किए हैं कि 1 to 5 या 1 to 6 चैप्टर के बीच का ही एक्सरसाइज लिए हैं। पेपर बहुत सरल है और उसको बहुत आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि पेपर जो बनाया गया है उसका लेवल जो है थोड़ा सा सरल है। लेकिन आप जो है अच्छे से पढ़ते रहिए। तो यहाँ पे देखिए, कल आपसे जो बात हुई थी कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं और समास क्या होते हैं, इसके विषय में हमने बताया था कि यही आपको पढ़ना है। तो उपसर्ग के विषय में जब हमने आपको बताया कि उपसर्ग क्या होते हैं, ये शब्दांश के जो है पहले लगते हैं और शब्दांश के जो है पहले लग कर के क्या करते हैं, पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इसी तरह से प्रत्यय भी होते हैं और प्रत्यय भी क्या करते हैं, वो जो है आपका प्रत्यय में बस अंतर इतना है कि प्रत्यय आपका शब्द के अंत में लगते हैं और अंत में लगने के बाद जो है वो भी क्या करते हैं, वो भी अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो इस तरह से दो बातें यहाँ पे आपके लिए जो है नोट करने लायक हैं, जिसमें से पहला कि उपसर्ग कहाँ पर प्रयोग किया जाता है और दूसरा जो आपको यहाँ से नोट करना है कि प्रत्यय जो है कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पे इतनी बातें होने के बाद जो है कल बताया गया था कि हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग जो है 5 भागों में बटा है। एक उसमें बताया गया आपका संस्कृत के उपसर्ग, जिनकी संख्या 22 होती है। उसके बाद बताया गया आपका हिंदी के उपसर्ग, फिर हमने आपको बताया उर्दू और फारसी के उपसर्ग, फिर उसके हमने बताया था आपको संस्कृत के कुछ अव्यय होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। और अव्यय आपका जो है यह उपसर्ग की तरह होते हैं। इनको हम कहते क्या है कि न व्ययित अव्यय। ठीक, इनको कहते क्या है, न व्ययित अव्यय, अर्थात जो है जिसका अर्थ न परिवर्तन हो, जिसके आने से क्या हो, वाक्य में कोई बहुत विशेष परिवर्तन न हो, वो आपके क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। और इन्हीं अव्यय का प्रयोग आप जो है कहाँ पे करते हैं, अव्ययी भाव समास में करते हैं। अव्ययी भाव समास जब आपको हम पढ़ाएंगे अभी, तो वहाँ पे बताया जाएगा कि जिस समास का पहला पद जो है अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। या फिर वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जिस समास में क्या होती है, पूर्व पद की प्रधानता होती है, उस समास को हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययम विभक्ति समीपम समृद्धि प्रत्यय अर्थाभाव च, इस तरह का एक सूत्र है। उस सूत्र के द्वारा हम आपको बताएंगे किस तरह से अव्ययी भाव समास होता है। और दूसरी बात, हम जो है आपका अभी संस्कृत की बुक आज से ही या कल से जो है, अभी देखिए आज हो सकता हो कि वीडियो आपको हम संस्कृत का भेजें, तो आज से आपके संस्कृत का भी एक चैप्टर हम कोशिश कर रहे हैं जो है पढ़ाएंगे, क्योंकि ज़रूरी है। संस्कृत विषय आपका नहीं चल रहा है, तो आज जो है हो सकता हो, अभी देखिए जैसा होगा तो हम आपको वीडियो सेंड करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है क्या हुआ कि बताया गया अव्यय के विषय में आपको बता रहे थे। उसके बाद एक और था अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग किस तरह से लगते हैं कि जैसे अगर आपका जो है आपने लिखा डिप्टी कलेक्टर, आपने क्या लिखा, डिप्टी कलेक्टर अगर आपने लिखा, तो उस डिप्टी कलेक्टर के लिखने में आपने देखा यहाँ पे जो है आपने लिखा कि यह जो आपका डिप्टी शब्द है यह आपका क्या करता है, यहाँ पे उपसर्ग का काम करता है। तो इस तरह से ये आपके उपसर्ग के 5 भेद हो गए, इनको आप देखिएगा। और उसके बाद इसमें से कुछ कुछ के हम बता दे रहे हैं। जैसे कल आपको संस्कृत की उपसर्गों की संख्या हमने बताई थी 22 होता है। उस 22 उपसर्ग में आपका
नी को अनुप्रति सु अप और भी अति दूरदर्श सबसे जो है इन सब से किस तरह से उप अधि परि और निस से किस तरह से वाक्य बनते हैं इसमें हम आपको बताए थे। जैसे आपका निस या देखिए जैसे निर्गुण लिखा हुआ है तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निर्गुण अगर लिखा हुआ है तो निर्गुण में अगर आप इसका उपसर्ग निकालेंगे तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, पहले संधि का नियम लगता है, नि प्लस गुण बनता है। अगर आपको हम नियम से बताएं तो निर्गुण बनता कैसे है, तो हम यहाँ पे अगर बताएं तो नि प्लस गुण इसका पहले आप संधि विच्छेद करते हैं, क्योंकि संधि अभी आपको हम पढ़ाए हैं। तो संधि में हम आपको बताएं कि जिस संधि में जो है विसर्ग होता है प्रथम अक्षर में, वहाँ पे विसर्ग संधि होती, तो पहले आप इसका क्या करेंगे, नि प्लस गुण करेंगे। नि प्लस गुण करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ बच्चों नियम ये होता है कि विसर्ग के स्थान पे एक सूत्र होता है संस्कृत में, मतलब संधि में व्यंजन विसर्ग संधि में सजसो रू होता है, अर्थात जो है सजुस स के स्थान पर यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर रू आदेश होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इस पे आप देखेंगे इस तरह से निधन गुण करेंगे और यहाँ पे उस सूत्र के द्वारा क्या होगा कि रू आदेश होगा, इस विसर्ग के स्थान पे रू आदेश होगा। तो इस रू के बाद इस रू आदेश होगा तो रू के उकार की जो है इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने के बाद से इसका लोप हो जाता है उकार का, और यहाँ केवल आपका जो है नि में र बचता है। उसके बाद जो है यहाँ पे केवल आपका र बचता है। तो यह जो है आपका र इसके साथ जुड़ के नि प्लस गुण बराबर निर्गुण में आपका र हलंत बनता है अर्ध व्यंजन में, और आपका गुण के साथ जुड़कर निर्गुण बनता है। तो यह आपका व्यंजन संधि है। इसी तरह से आपका निष्काम बनता है, निधन काम करेंगे तो यहाँ पे भी आपका बनेगा निष्काम। यहाँ पर विसर्ग आएगा, विसर्ग के स्थान पर रू आएगा, रू को रुत विसर्ग होगा, रुत विसर्ग होने के बाद स आदेश होगा, फिर आपका निष्काम बनेगा। इसी प्रकार अगर हम आपको निर्मला बनाएं, निर्मला गुणा ये निर्मला बनेगा। निर्मला मतलब क्या कहा जाता है कि निर्मल गुणों वाला। तो निर्मलाम एसाम था, अर्थात निर्मला अर्थात जो क्या हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, उसे हम निर्मला कहते हैं। इसी प्रकार निराशा और निष्कपट का भी अगर आप करेंगे तो इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो निधन कपट पहले आप लिखेंगे, इस तरह से नि उपसर्ग लगेगा, या क्या करेंगे निस धन कपट करेंगे, स में आप हलंत लगाएंगे। इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे विद्यालय खुलने के बाद, क्योंकि इसे हर एक चीज़ को इसमें से बताने में समस्या आती है। इसी प्रकार देखिए हिंदी के जो उपसर्ग हैं उनका उपयोग किस प्रकार से हुआ है। यदि आप जो है हिंदी के उपसर्ग में अगर आप देखेंगे तो ये सरल भाषा में होते हैं। जैसे अगर आपने पढ़ा अनजान या आपने पढ़ा अनपढ़, तो यहाँ पे आपका अन उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार अगर आपने भरपेट पढ़ा, भरपूर पढ़ा, तो वहाँ पे भर उपसर्ग लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए परदादा पर नाना में आपका पर उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार से आपका निडर निकम्मा में आपका नी उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पे उपसर्ग के भेद हैं, इसको देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आपका उर्दू फारसी के जो उपसर्ग हैं उसको आप देखिए। उर्दू फारसी के उपसर्ग में आपका क्या होता है, यहाँ पे जो उपसर्ग आपके लगते हैं वह इस तरह से लगते हैं कि पहला आपका बे हो जाएगा या बिना उपसर्ग लगेगा। तो इसके साथ जब बे और बिना के साथ हम उपसर्ग बनाते हैं वाक्य क्या बनता है, बेघर बनता है, या बेखौफ बनता है, बेगुनाह बनता है, और बेरहम बनता है, और बेकसूर बनता है। इसी प्रकार से आप बा अगर उपसर्ग लगाएंगे तो ये आपको हम उर्दू और फारसी का बता रहे हैं। तो अगर आप जो है बा उपसर्ग लगाएंगे तो इसके साथ क्या बनेगा, आपका बावजूद बनेगा, और बाअदब बनेगा, और आपका बाकायदा। इस तरह से यह उपसर्ग बनेंगे। इसी प्रकार से अगर ब लगाएंगे तो बगैर बनेगा और बनाम बनेगा। बद लगाएंगे तो बदनाम और बदसूरत जो है बदकिस्मत। इस तरह का जो है बदचलन, इस तरह का जो है यह उपसर्ग आपका बनेगा। तो यहाँ पे कुछ उपसर्ग आपको बता दी, आप इसको उसके बाद देख लीजिएगा। अब अगला पॉइंट आपका क्या है, संस्कृत के अव्यय उपसर्गों की भांति प्रयोग। यहाँ पे आपका अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा सा इसमें इमेज आपकी साफ नहीं आई मोबाइल से, तो इसको आप बुक से देख लीजिएगा कि देखिए क्या दिया हो कि संस्कृत के जो अव्यय हैं उपसर्ग की भांति इनका किस तरह हम प्रयोग करते हैं। इसमें हम देखेंगे, जैसे देखिए क्या लिखा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है, या अंतर्राज्यीय या अंतरात्मा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक तो आपका अंतर हुआ प्लस
और आपका एक अंदर हुआ, दो आपके अव्यय लगे हुए हैं। इन दो अव्ययों के साथ यहाँ पे जो आपका वाक्य बन रहा है, एक बन रहा है अंतरात्मा बन रहा है। अगर आप अंतरात्मा वाक्य बनाएंगे, अंतरात्मा अगर आप वाक्य बनाएंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, अंतरात्मा में अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपने देखा तो इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अंतर प्लस आत्मा। क्या होगा, अंतर प्लस आत्मा। और र में आप क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे। और र में जब आप हलंत लगाएंगे तो यह क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। और व्यंजन संधि होने के बाद यह जुड़ के आपका अंतरात्मा जो है बनेगी। इसी प्रकार से आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो लिखा हुआ है, इसको आप क्या करते हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है। क्या होता है, जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है इसका शुद्ध रूप होता है। इसको भी आप किस तरह से लिखेंगे, अगर इसको यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा, अंतर प्लस राष्ट्रीय बराबर अंतर्राष्ट्रीय। इसी प्रकार आपका अलम धन, अलम माने पर्याप्त होता है, इससे आपकी क्या होती है, अलंकार बनता है। अलम करोति अलंकार, अलंकृत बनता है। अलंकृत मतलब कि शोभा के अर्थ में। अगर आपसे कोई अलंकार का जो है पद विच्छेद पूछे या अलंकार का पूछे तो इसको क्या बताएंगे, अलम करोति इति अलंकार। अर्थात वो क्या करे, अलम मतलब जो एक तो यहाँ पर्याप्त अर्थ में होता है और एक आपका अलम शोभार्थ में होता है। तो जो क्या करता है, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार चिर उपसर्ग लगाएंगे तो चिरस्थायी और चिरकाल बनेगा। और पूरा लगाएंगे तो पुरातन और पुरातत्व बनेगा। बहिर्गमन और बहिर्मुख बनाएंगे तो बहिर लगेगा। सज्जन बनाएंगे तो सत प्लस जन बनेगा। इसी प्रकार सहयोग और सहोदर का बनाएंगे, पुनः का बनाएंगे तो पुनर्जन्म पुनर्निर्माण बनेगा। न अस्ति न, और उसी प्रकार आपका नेस्ति बनेगा। इतिहास का आपका बनेगा इतिश्री बनेगा। तो ये आप देख लीजिएगा। अब यहाँ आ जाइए आपके अंग्रेजी के उपसर्ग के विषय में। अंग्रेजी का जो उपसर्ग होता है, इसमें जो है कुछ ही वाक्य हैं कि जो आपके अंग्रेजी के उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका डिप्टी होता है, डिप्टी कलेक्टर। चीफ होता है, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। और यहाँ पे देखेंगे आपको वाइस होता है, तो वाइस जो है वाइस चांसलर या वाइस कैप्टन होता है। तो इन सब में वाइस आपका क्या उपसर्ग लगा हुआ है। जनरल में क्या होगा, जनरल मैनेजर आपका जो है उपसर्ग की तरह काम करेगा। इसी प्रकार असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब इंस्पेक्टर, सब जज, हेडमास्टर, हेड क्लर्क। तो यहाँ पे जो है कुछ संस्कृत के उपसर्ग प्रयोग किए गए। तो इस तरह से आपने उपसर्ग के विषय में क्या जाना कि उपसर्ग जो है वे शब्दांश होते हैं जो क्या करते हैं कि शब्दांश के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और वे आपके उपसर्ग जो है 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, और आपके जो है उर्दू के या फारसी के उपसर्ग। और उसके बाद आपके क्या थे, संस्कृत के जो अव्यय थे और अंग्रेजी के उपसर्ग थे। तो उपसर्गों का प्रयोग करना आपने सीखा। कुछ एक्सरसाइज आप स्वयं से करिएगा और उसके बाद करने के बाद जो है उसको आप हमको सेंड करिएगा बाय कमेंट के माध्यम से, तो हम देखेंगे। अब आइए प्रत्यय के विषय में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय का कैसे बनता है। तो प्रत्यय के विषय में अगर हम आपको बताएं तो ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा हम आपको बताएं तो इन्हें हम क्या कहते हैं कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। अर्थात ये क्या करते हैं कि कुछ शब्दों में नवीनता लाते हैं। कैसे नवीनता लाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो है कि क्या बताया गया, जो शब्दांश क्या करते हैं अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अर्थात प्रत्यय क्या करते हैं, शब्द के अंत में जोड़ते हैं और अंत में जुड़ने के बाद क्या करते हैं, वो जो है अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो हम आपको बता रहे थे कि प्रतीयते विधीयते प्रत्यय जो हमने आपको बताया, अर्थात क्या होते हैं कि जो प्रत्यय होते हैं वो आपके क्या होते हैं, 2 होते हैं, कृदंत और तद्धित होते हैं। प्रत्यय आपके क्या होते हैं कि 2 होते हैं। कौन कौन से, कृदंत होते हैं और तद्धित प्रत्यय होते हैं।
ये आपके कृदंत और तद्धित प्रत्ययों में क्या होता है कि जो कृत प्रत्यय होते हैं अर्थात जो कृदंत प्रत्यय होते हैं, कृत प्लस अंत बराबर कृदंत होते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रत्यय क्रिया के मूल रूप मूल धातु के साथ जुड़कर उसके संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, क्रिया का जो मूल धातु होता है, धातु और शब्द रूप दो चीज़ें होती हैं। उन धातु और शब्द रूपों में आप जानते हैं कि जो छात्र संस्कृत पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जैसे पठ का अर्थ होता है पढ़ना, तो पढ़ना का अगर आप पठ धातु है तो पठ धातु का अगर आप रूप चलाते हैं तो पठत पढ़ता पठंती जो है सामान्य लट लकार चलता है। इसके विषय में आप लोग जानते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष माने फर्स्ट पर्सन होता है और मध्यम पुरुष आपका द्वितीय होता है, तो और उत्तम पुरुष को अन्य पुरुष कहते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है आपकी होती हैं। तो इसमें जो है प्रत्यय जो होते हैं आपके, प्रत्यय क्या करते हैं, पहली बात तो शब्दांश के अंत में जोड़ते हैं, शब्दांश में अंत में जोड़कर उनका जो है अर्थ में परिवर्तन करते हैं। और दो चीज़ें यहाँ पे जाननी है कि प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, प्रत्यय का जो स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। और दूसरी बात ये शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं। शब्दांश कहने का मतलब कि शब्द के अंश होते हैं, शब्द प्लस अंश बराबर शब्दांश। अका सवर्णित दीर्घ से यहाँ पे शब्दांश में क्या हुई, आपकी दीर्घ संधि हुई है। कैसे दीर्घ संधि हुई है, तो देखिए यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, शब्द प्लस अंश लिखेंगे और द में अ है, उसके बाद अ है, दोनों अ मिल के बड़ा आ दीर्घ हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे शब्दांश बन रहा है अर्थात शब्द का अंश होते हैं। इस तरह से यहाँ पे दीर्घ संधि होती है। तो शब्द के अंत में जुड़कर इसके अर्थ में नवीनता लाते हैं। ये भी क्या करते हैं कि शब्दों के अर्थ में जुड़कर क्या करते हैं, नवीनता लाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या होता है कि कृत प्रत्यय अर्थात कृदंत और तद्धितांत 2 प्रत्यय होते हैं। तो कृत पद्धित क्या होते हैं, कृदंत जो होते हैं आपके वो धातुओं की जो है ये प्रत्यय क्या करते हैं, धातु के साथ जुड़कर संज्ञा का निर्माण करते हैं। और जो तद्धितांत प्रत्यय होते हैं वो तद्धितांत प्रत्यय क्या होते हैं, धातु को छोड़कर ये क्या करते हैं, अन्य शब्दों से लगते हैं, अर्थात ये धातुओं के साथ नहीं लगते हैं। अब धातु कैसे लगते हैं, इनके साथ कैसे लगते हैं, इसके विषय में हम कल आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि कृदंत और तद्धित का प्रयोग किस तरह से करते हैं। और आपका पेपर जो बना है वो आपका 1 to 5 से पेपर बहुत सरल है, उसमें घबराने की बहुत बात नहीं है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए व्याकरण जो है। इसके बाद हम आपका फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे। सिलेबस आपका कवर है और सिलेबस से जितना हम पढ़ाएं उसी से प्रश्न दिए हैं, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।